नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोबारा से इस लेक्चर में जो है वो आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शन या भिन्न। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखिए, फ्रैक्शन जो है वैसे तो आपको मोटा मोटी कई हिस्सा इसका पता भी होगा कि फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो नई आएगी, जो आपने पहली बार देखेंगे, पहली बार सुनेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बनाई जा सकती है जो पहले कभी किसी ने ना देखी हो ना सुनी हो, क्योंकि इतना गहरा टॉपिक है ये। इस टॉपिक के पास बहुत बहुत गहराई है ना। तो ये समय लेगा, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेगा ये। मैं इस पे आपको पहले तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, मोटा मोटी जो पूरी कहानी है वो समझाने की कोशिश करूंगा थ्योरी के माध्यम से, और फिर इस पे जुड़े हुए जो सवाल पिछले एग्जाम में या भर्तियों में पूछे गए हैं उनको आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भिन्न या फ्रैक्शन। देखिए, भिन्न का मतलब क्या है, पहले फ्रैक्शन का मतलब क्या है। भिन्न या फ्रैक्शन का मतलब होता है जब आप दो संख्याएं एक को ऊपर लिखें, ऊपर लिखने वाली संख्या को आप अंश कहते हैं, ऊपर लिखने वाली संख्या को आप अंश कहते हैं, और एक संख्या नीचे लिखी हुई हो बट्टे में, बट्टा यहां भाग का प्रतीक है, अंश बटा हर। जब दो संख्याएं अंश बटा हर में भाग के रूप में लिखी जाती है, इस रूप में जब किसी संख्या को लिखा जाता है तो इस संख्या को हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसे न्यूमरेटर या शॉर्ट फॉर्म में एन कह सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश और हर। याद रखिएगा, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो इस तरीके से दो संख्याएं जब बट्टे में लिखी हुई हो तो इस पूरे को अंश बटा हर को भिन्न कहा जाता है, अंश बटा हर को भिन्न कहा जाता है, भिन्न, है ना। ये फ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि एक टुकड़ा होता है। टुकड़ा मैं समझाऊंगा इसको टुकड़ा क्यों कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ एग्जाम्पल ले तो 2/3 एक भिन्न है, 7/4 एक भिन्न है, 9/11 एक भिन्न है। ये भिन्न है, एक अंश में है एक संख्या, एक हर में है, अंश बटा हर जो है वो भिन्न का रूप बन गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं ये भिन्न के एग्जाम्पल है, तो ये होगी भिन्न। ठीक है, अब भिन्न में जो है काफी सारी चीजें हैं जो हम अभी जानेंगे, समझेंगे। इनमें आपस में तुलना कैसे होती है, ये आपस में जुड़ती कैसे हैं, ये आपस में गुणा कैसे होती है, इनमें बड़े छोटे का पता कैसे चलता है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? पहले भिन्न का जो बेसिक आइडिया है उसको समझिए। भिन्न का आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया क्या है? ये सीधा सीधा आइडिया है कि मान लीजिए कोई एक चीज है, एक पिज्जा का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे पहले भी हम ये बात क्लियर कर चुके हैं, दोबारा ये बात दोहरा देते हैं कि मान लीजिए एक पिज्जा है। कभी भी आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, पिज्जा जो है वो आप अकेले नहीं खाते, और पिज्जा वाला भी क्या करता है, पिज्जे को स्लाइस में बांट के देता है। बोला एक ही जाता है कि पिज्जा एक है, लेकिन एक्चुअली एक नहीं होता, बल्कि स्लाइस होती है। कभी 4 स्लाइस होती है, कभी 6 स्लाइस होती है, कभी 8 स्लाइस होती है। डिपेंड करता है वो कितने में काट के देता है या कितने स्लाइस का है। पिज्जा इसी प्रकार से बोला जाता है, 4 स्लाइस वाला या 8 स्लाइस वाला, है ना। तो ये जो स्लाइस होती है, मान लीजिए जो भी है इसकी, सपोज करते हैं इसकी 8 स्लाइस है, तो पिज्जा जो है एक्चुअली वो 8 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। कितने टुकड़ों से बना हुआ है? 8 टुकड़ों से। ये हो गया टुकड़ा नंबर 1, 2। पिज्जा तो एक है, लेकिन एक पिज्जा के टुकड़े कितने हैं? 8। एक पिज्जा के टुकड़े कितने हैं? 8। एक पिज्जा के टुकड़े कितने हैं? 8। पिज्जा एक है, पूरा पिज्जा एक है, लेकिन पूरा पिज्जा कोई नहीं खा सकता। पागल, इतना बड़ा मुंह कहां से लाए कोई एक पिज्जा को एक साथ खाने के लिए? तो पिज्जा के टुकड़े करने ही पड़ेंगे। अगर आप कोई बड़े महामानव नहीं है तो आराम से, अगर सामान्य आदमी है तो आप एक पिज्जा को पूरा एक साथ नहीं खा सकते, टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा पिज्जा है तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पिज्जा आप अकेले नहीं खा सकते, इसलिए आप अपने दोस्त को भी लेके जाएंगे। हाँ, आपको भूख ज्यादा है तो आप ये कर सकते हैं कि इस पिज्जा का इतना बड़ा हिस्सा मैं खाऊंगा, मतलब इसकी स्लाइस 1, 2, 3, 4, 5 स्लाइस मैं खाऊंगा भैया, ये 5 स्लाइस मैं खाऊंगा, और बची हुई जो 3 स्लाइस है वो तुम खाओगे। तो अब कोई पूछे कि पिज्जा का कितना हिस्सा तुमने खाया और कितना तुम्हारे दोस्त ने खाया, तो जवाब है कि 8 टुकड़े थे, उसमें से 5 टुकड़े मैंने खाए, यानी 5/8 भाग
पिज्जा का 5/8 भाग। स्लाइस में पूछे कितनी स्लाइस खाई, भैया 5 खाई। कितनी स्लाइस खाई, 5 खाई। लेकिन कोई पूछे कि पूरे पिज्जा का कितना हिस्सा आपने खाया, तो वो कहेगा 5/8 भाग। 5/8 भाग मैंने खाया, 5/8 मैंने खाया, टोटल 8 था। समझ गए बात को, बात में पूरा पिज्जा एक इतना बड़ा है। क्लियर करें दोबारा से, कई बार चीजें इतनी बड़ी होती है कि उसको एक साथ कवर करना संभव नहीं होता, तो हम उसके टुकड़े कर लेते हैं। फिर उस टुकड़े में से कौन कितना लेके जा रहा है उसके हिसाब से ये हो जाता है 5/8 भाग। होता है, नॉर्मल है। अब 1 किलो सोना है, कौन 1 किलो सोना खरीदेगा? 1 किलो सोना एक साथ कौन खरीदेगा? तो हमने क्या किया, 1 किलो सोने को 100 ग्राम में बांट लिया। पता चला 100 ग्राम भी बड़ा है, 100 ग्राम की कीमत भी बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या, वो ठीक है 10-10 ग्राम में बांट लिया। अब सोने की 10-10 ग्राम की टिकड़ियां आती नहीं, छोटी छोटी 10-10 ग्राम की आती, समझ जाए। तो क्यों बांटा हमने छोटा छोटा? क्योंकि इतना बड़ा बहुत महंगा हो जाता है। कोई खरीदने वाला अगर जो सुनार है वो 1 किलो की ईंटें लेके बैठ जाए, पहले बात तो वो कहां से लेके ले आए, तो खरीदने कौन आए, है ना। तो जरूरी होता है हम हमारी आवश्यकता के हिसाब से चीजों के टुकड़े करते हैं। जैसे पिज्जा वालों ने टुकड़े कर दिए, और आजकल तो लोग बर्गर के भी टुकड़े करते हैं, क्योंकि बर्गर भी इतना बड़ा होता है कि एक सिंगल आदमी से नहीं खाया जा सकता, तो बर्गर के भी टुकड़े किए जाते हैं। 2 टुकड़े करते हैं, तो पिज्जा के तो होने ही होने हैं। उस पिज्जा में से एक ने 5 खाया, मान लो एक ने 3 नहीं खाया, तो कोई पूछे कि पूरा पिज्जा का कितना भाग तुमने खाया, तो 5/8 भाग मैंने खाया, और 3/8 भाग जो है वो मेरे दोस्त ने खाया। इतना भाग मैंने खाया, इतना भाग, ये होता है भिन्न का मतलब। तो कोई भी भिन्न का मतलब, जैसे 9/11 का मतलब हुआ कि पूरा एक था, उसके 11 टुकड़े किए गए, उस 11 में से 9 टुकड़े इसने अपने पास रख लिए, तो कितना हिस्सा हुआ इसका, 11 में से 9 हिस्से इसके हुए, यानी 9/11। और ये अब आप कहोगे सर ये टुकड़े क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं बेटा कि कई बार संपत्ति है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग कोई गुजर जाता है तो अपने बच्चों में संपत्ति बांटता है, तो ऐसे ही बांटता है, संपत्ति ऐसे ही बांटता है। मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा खेत है, ठीक है, अगर बराबर बांट के जाए और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में वो बांटना चाहता है, तो 10 के कितने हिस्से हो जाएंगे, 10/3, 10/3 होगा नहीं होगा? तो ये बट्टे में आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, 10/3 आएगा, क्योंकि 10 बीघा खेत है, 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं उसके, जो उसको बांटना चाहता है, तो पट्टे के हिस्से में कितना खेत आएगा, 10/3। तो बट्टे जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। जब बंटवारे की बात आती है, फ्रैक्शन कब अस्तित्व में आता है, जब बंटवारे की बात होती है। जब बंटवारे की बात करते हैं, 3 दोस्त खाना खाने गए, 3 दोस्त खाना खाने गए, बिल आया मान लीजिए 1000 रुपए, 3 दोस्त खाना खाने गए, बिल आया 1000 रुपए। अब एक जने को कितना बिल देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1000/3, 1000/3 आ गया। तो ये अपने आप ही जब बांटने की बात आती है, तो बांटने का मतलब ही भिन्न होता है, और भिन्न आ जाती है। आगे क्लियर, समझा की बात? चलिए भिन्न में और आगे बढ़ते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला प्रकार होता है इसमें इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न क्या होती है? इकाई का मतलब होता है एक। कई बार भिन्न ये होती है कि मान लो पिज्जा के 12 टुकड़े किए, या 7 टुकड़े किए, या 8 टुकड़े किए, हर कोई एक एक टुकड़ा ही खा रहा है, तो टुकड़े चाहे कितने करो, खा सब एक एक रहे हैं, तो ऐसी भिन्न को कहते हैं इकाई भिन्न। आपने 5 टुकड़े किए, तब भी मैं तो भैया एक ही खाऊंगा। आप 8 टुकड़े करो, तब भी मैं तो एक ही खाऊंगा। आप 12 टुकड़े करो, तब भी मैं तो एक ही खाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे भूख कम है, मुझे भूख कम है, इसलिए इकाई भिन्न। इकाई भिन्न वो होती है जब आप टुकड़े चाहे कितने ही करो, आप खाते सिर्फ एक ही हो, एक ही टुकड़ा खाओगे। चाहे छोटे, ऑब्वियसली बात है, उसी चीज के 5 टुकड़े करोगे, टुकड़े थोड़े बड़े होंगे, 8 टुकड़े करोगे तो टुकड़े थोड़े छोटे होंगे, 12 करोगे तो और छोटे होंगे। लेकिन भैया कितने टुकड़े करो, कितने छोटे करो, मैं तो एक ही खाऊंगा, मेरे को भूख इतनी सी है बस, और वो भी सिर्फ आपका मन रखने के लिए खा रहा हूं, है ना। कहते हैं ना कई बार कि भैया आपका मन रखने के लिए खा रहा हूं। अगली आती है समहर भिन्न। समहर भिन्न, क्या नाम है यार, हिंदी वाले तो गजब नाम रखते हैं। समहर भिन्न, समहर भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो। इसको कह सकते हो सम अंश भिन्न, और वो भी इकाई बराबर भी है ना। समहर भिन्न, जिसका हर समान हो, हर समान हो। जैसे 3/2, नीचे नीचे पे गौर करिएगा, दुनिया बदल जाएगी लेकिन नीचे वाला नहीं बदलेगा। दुनिया बदल जाएगी बेटा, नीचे वाला नहीं बदलेगा।
नीचे वाला जो पहले था वही दूसरे नंबर पे है, वही तीसरे नंबर पे है, वही चौथे नंबर पे है। तो इनको कहते हैं समहर भिन्न। सम मतलब समान, हर मतलब हर। जिस भिन्न का हर समान हो, सभी भिन्न पे हर एक जैसा हो, समहर भिन्न कहलाता है। तो फिर जब समहर हो गया तो विषम हर भी हो जाएगा। जब समहर हो गया तो फिर विषम हर होने में क्या दिक्कत है? ना सर कोई दिक्कत नहीं। विषम हर भिन्न, विषम हर भिन्न, ऐसी भिन्न जिनका हर विषम हो। 2/3, 5/7, ये लो भैया विषम हर भिन्न, विषम हर भिन्न। अब आप कहोगे सर हमें तो वो भी बना, फिर सम अंश भिन्न भी बनाना है। बना लो भाई, लो भाई बना लो। सम अंश भिन्न जिनके अंश समान हो। 5/2, 5/3, 5/4, इन सब के अंश जो है वो समान है। तो सम अंश हो गया तो विषम अंश भी होगा। हाँ जी सर होगा। विषम अंश भिन्न जिनका अंश अलग अलग हो। कोई का 5/2, किसी का 7/4, किसी का 8/3, इनके अंश भिन्न भिन्न है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उचित भिन्न, ये प्यारी भिन्न है भैया, ये प्यारी भिन्न है, उचित भिन्न। इस वर्ड पे गौर करिएगा, सुंदर वर्ड है उचित भिन्न। उचित क्यों कहा गया? प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर क्या है ध्यान दीजिएगा, यही कमाल है। ये तो ऊपर तो बकवास चल रहा था। प्रॉपर फ्रैक्शन कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कायदा ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई पिज्जा है उसके 8 टुकड़े किए और मैं कहूं कि 8 टुकड़े हैं लेकिन मुझे 10 खाने, टुकड़े 8 हैं मुझे 10 खाने, तो बताइए उचित होगा या अनुचित होगा? तो जवाब है अनुचित होगा। यार टुकड़े तो 8 है, खाना तो 10 चाहता है, कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 8 टुकड़े किए तो भैया 8 तक खा लो, 8 तक खा लो। 8 तक भी खाओगे तो आप पूरा पिज्जा खा जाओगे, ये गलत बात है। ना ना ना, फिर टुकड़े क्यों करवाए जब पूरा ही खाना था? जब पूरा ही खाना था टुकड़े क्यों करवाए? टुकड़े तो हम तब करवाते ना जब हमें बांटना भी हो कि भैया थोड़ा सा तू खा, चल कोई बात नहीं 8 है 7 मैं खा लेता हूँ, इतनी भयंकर भूख है 7 मैं खा लेता हूँ, लेकिन एक तुझे दूंगा, एक तुझे दूंगा। तो भैया उचित बात तो यही लगती है। देखो उचित तो यही है, प्रॉपर तो यही है। बाकी खा लो चाहे अकेले, सामने वाला मुंह दिखता रहेगा, अन्याय होगा, अन्याय ना करे। तो 8 टुकड़े, पहली बात तो टुकड़े कब करवाते हैं? जब बांटना होता है। बिना टुकड़े कराए तो फिर अपने हाथ से तोड़ तोड़ के जितने मन आए वैसे खाओ ना, क्या दिक्कत है ना? आप बराबर 8 टुकड़े कब करवाते हैं? जब आप अपने दोस्तों को बांटना चाहते हैं। तो उचित भिन्न कहा गया कि भाई जब टुकड़े जो है उससे आप जितने खाने वाले हो वो हमेशा उससे कम होना चाहिए। मतलब अगर आप 8 टुकड़े कर रहे हैं तो 1 खा लीजिए, 1 टुकड़ा खा लो, 2 टुकड़ा खा लो भाई कोई दिक्कत नहीं, 3 खा लो, 4 खा लो, 5 खा लो, 6 खा लो, 7 तक खा लो, 7 तक खा लो भैया। 1 छोड़ दो प्लीज यार, 1 छोड़ दो, क्योंकि फिर 8/8 हो जाएगा जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब फिर टुकड़े कराए क्यों थे? फिर सीधा सवाल पूछेगा कि टुकड़े कराए क्यों? बकवास कर रहा है, फालतू में दोस्त को बुला लेता है, होटल में खाना खिलाता नहीं है, घर वापस भेज देता है, बेईमानी हो जाएगी। तो बस ये करना है। तो उचित भिन्न कब कहा गया? जब आपका अंश जो है वो छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो। इसका मतलब सही में बंटवारा हुआ है, कुछ भी मिला है, किसी को कुछ मिला है और आपने भी ईमानदारी से काम किया, ये उचित भिन्न कहलाती है। तो फिर अनुचित क्या हुई? इसका उल्टा अनुचित हो गया। बंदा बुला लिया और खाली भेज दिया। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न तब होती है, ध्यान से सुनिए, अनुचित भिन्न एक्चुअली अनुचित भिन्न होती नहीं है, मैं भी समझाऊंगा आपको, कोई अनुचित नहीं होती, लेकिन ठीक है बन जाती है कई बार। देखिए अनुचित भिन्न होती है 2/2, ऊपर वाला अगर नीचे वाले से बड़ा है तो इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका अंश जो है वो हर से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। आपका अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, इसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न का मतलब समझ सकते हैं? अनुचित भिन्न जो है वो एक्चुअली होती उचित ही है बस, लेकिन लिखते ऐसे हैं कि वो अनुचित लगने लग जाती है। होती उचित ही है, कैसे समझिए बात को। आपने थोड़े दिनों पहले ही, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने यूक्लिड प्रमेय का पढ़ी थी ना, 5/2। 5/2 का मतलब क्या है? 5 में आप 2 का भाग दे रहे हैं, 5 में 2 का भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 बार भाग जाएगा, 4 आएगा, शेषफल 1 बच जाएगा।
और ये जो तीनों चीजें थी इनमें मैंने रिलेशन बताया था कि ध्यान से सुनिएगा बात, इन चारों चीजों में रिलेशन होता है नहीं होता? क्या रिलेशन होता है कि आपका जो भाजक है, जो भाई साहब भाज्य है, जो भागफल है, जो शेषफल है, ये चारों कनेक्टेड है। कैसे? 5 बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। थोड़ा नंबर चेंज कर लें, दो बार हो रहे हैं, तो 2 बार होने से कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, है ना, कंफ्यूजन बुरी बात है, तो एक काम करें 3 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 बार भाग जाएगा, 15 आएगा, शेषफल 2 आएगा। ये लो, अब कोई जोड़ नहीं है, कोई नहीं, आ जाओ। ये हुआ 17 में 15 का भाग लगा, 5 बार भाग लगा, 15 आया, 2 आ गया। तो अब इन तीनों में रिलेशन हुआ कि भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू शेषफल, 3 इंटू 5 प्लस शेषफल बराबर 2। हो गया। पूरे सवाल में 3 का भाग देने पर, 3 का भाग, अगर पूरे सवाल में 3 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 17/3। इस तरफ 3 का भाग लगते ही 3 से 3 कट गया, 5 आ गया, प्लस 2 हो गया। अब इसका मतलब 17/3 क्या है? 17/3 ये कह रहा है कि 17/3 का मतलब हुआ 5 तो पूरे, और फिर जो अगला एक है उस अगले एक के पहले 3 टुकड़े करें और उन 3 टुकड़ों में से 2 लीजिएगा, 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ये क्या कहना चाहता है? 17/3 का क्या मतलब है? 17/3 अनुचित भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो भिन्न अनुचित है। अनुचित भिन्न क्या कहती है कि भैया कुछ हिस्से पूरे हैं, मतलब ये बंदा कह रहा है कि 5 पिज्जा तो पूरे खाऊंगा, 5 पिज्जा तो पूरे खाऊंगा, और जो छठा पिज्जा है उसके 3 टुकड़े करवाऊंगा और 2 खाऊंगा, वो पूरा नहीं खाऊंगा, छठा पूरा नहीं खाऊंगा, 5 पूरे खाऊंगा और छठे में 3 टुकड़े करा के 2 टुकड़े खाऊंगा। समझ रहे बातों को? तो एक पिज्जा पूरा, दूसरा भी पूरा, तीसरा भी पूरा, चौथा भी पूरा, 5वां भी पूरा, और अब मरेगा नहीं क्या? ये खाए जा रहा है, तो कहीं तो मना करेगा, अब नहीं खाऊंगा। तो बंदे ने किया यहां पे जाके मना कि भाई पहला पिज्जा पूरा खाऊंगा, दूसरा भी पूरा खाऊंगा, तीसरा भी पूरा खाऊंगा, चौथा भी पूरा खाऊंगा, 5वां भी पूरा खाऊंगा, और छठे में आके क्या करूंगा? 3 टुकड़े करवाऊंगा, छठे में आके पिज्जा के 3 टुकड़े कराऊंगा, और इन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े खाऊंगा और 1 छोड़ दूंगा। ये 2 टुकड़े जो है ये खाएगा और इसको छोड़ देगा। ये इतना हुआ। 17/3 क्या है? इतना है। 17/3 क्या हुआ कि 5 पूरे पिज्जा प्लस छठे पिज्जा में से, छठा पिज्जा पूरा नहीं खा रहा भैया, बड़ा ईमानदार बच्चे, पूरे नहीं खा रहा, छठा पिज्जा में से 3 टुकड़े करवाएगा, फिर 2 टुकड़े खाएगा। तो यही होता है, ये अनुचित भिन्न होती है ना, एक्चुअली इसको आप इस तरीके से टुकड़ों में लिख सकते हो, इस तरीके से टुकड़ों में लिख सकते हो। जो ये समझाना चाहते हैं, जब अंश बड़ा होता है तो वो समझाना चाहता है कि ये बंदा एक पिज्जा नहीं है, इसके पास पूरा पिज्जा भी है, और फिर कुछ पूरा खा रहा है, कुछ आधा खा रहा है। समझ रहे? जैसे 3/2 हुआ, तो 3/2 भी आपका ऐसा ही है। 3/2 का मतलब है 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा, इसका मतलब 1 पूरा खाऊंगा और 1 आधा खाऊंगा। समझ गए? तो अनुचित भिन्न का मतलब समझ गए? अनुचित भिन्न का मतलब है कि अब पूरा भी शामिल है इसके अंदर, है ना। जब उचित भिन्न होती है, जैसे 2/5 उचित है, इसका मतलब एक ही पिज्जा पूरा नहीं खा रहे, वो एक ही पिज्जा के 5 टुकड़े करा के उसमें से 2 खा रहे हैं। और जब अनुचित भिन्न होती है तो इसका मतलब है पूरा भी खाएगा प्लस थोड़ा बहुत बचा हुआ आधा अधूरा भी खाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाए तो जैसे 4/4, 4/4 कितना हो गया? 1, तो यानी 1 खाएगा और वो भी पूरा खाएगा, बात खत्म। 1 खाएगा वो भी पूरा खाएगा। तो उचित भिन्न जब होती है, इसका मतलब एक ही पिज्जा खाना मुश्किल हो रहा है। उचित भिन्न होने का मतलब एक पिज्जा खाना ही मुश्किल हो रहा है। अनुचित भिन्न होने का मतलब है या तो पूरा एक पिज्जा खाएगा, या फिर पूरे पिज्जे कुछ 1, 2, 3 कुछ पूरा पिज्जा खाएगा प्लस थोड़ा बहुत बचा हुआ आधा अधूरा पिज्जा जो है, जो टुकड़े करके और खाएगा, यानी हल्की सी भूख उसकी रह जाएगी, पूरी तरीके से नहीं शांत होगी, थोड़ा सा खाना और पड़ेगा। तो ये है अनुचित भिन्न उचित भिन्न का हिसाब किताब। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला समतुल्य भिन्न। भिन्नों में क्या, लिखने के कई तरीके होते हैं, और वो लिखने के जो तरीके हैं वो परेशान करते हैं। समतुल्य भिन्न इसीलिए कहा गया भैया एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। समतुल्य भिन्न जिनको लिखने में तो वो अलग अलग हो, लेकिन हो बराबर, दिखने में वो आपको अलग अलग आएगी, मतभेद पैदा करेगी, लेकिन हमें बंटना नहीं है, एक साथ रहना है। जैसे 1/2 एग्जैक्टली उतना ही है जितना 2/4 है, उतना ही है जितना 3/6 है, उतना ही है जितना 4/8 है,
उतना ही है जितना 5/10 है, एंड सो ऑन। ये सब दिखने में अलग अलग है लेकिन सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। 1/2 और 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, यानी एक भिन्न को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। एक ही भिन्न को लिखने के एक से ज्यादा तरीके संभव हैं। ये आपको दिख रहा होगा। 1/2 को लिखने के कई तरीके, 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं, डैश डैश कई तरीकों से हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? यहां तक ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा खेल खेलने चलते हैं। यहां तक तो हम खेल लिए, मजा भी आ गया। अब इनको जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, योग और गुणन, और फिर अंतर अपने आप ही आ जाएगा। भिन्नों का योग, भिन्नों का योग के लिए कहा जाता है, अगर मान लीजिए एक भिन्न a/b है प्लस उसमें c/d को जोड़ा जाए तो यह बराबर होता है। आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, करना ये होगा कि जो आपका a है उससे आप d को गुणा करिए, क्रॉस गुणा करिए, AD BC है ना, एक तरह से आप देख रहे हैं क्रॉस गुणा करनी है आपको, बटा नीचे वालों की गुणा। ये ऐसे काम करेगा, क्रॉस गुणा करनी है, क्रॉस गुणा करके जोड़ना है दोनों को, फिर बटा नीचे वालों का गुणनफल करना है। इस तरीके से आपको जोड़ना है। हाँ, और भी तरीके चलते हैं मार्केट में, और भी तरीके हैं जिनकी बात करेंगे। पहला तरीका तो ये है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर मार्केट के जो अन्य तरीके चल रहे हैं उन पे बात करते हैं। और आप जिस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही होता है ज्यादातर। आप कहीं सर हमने लघुत्तम वाला पढ़ा है, चलिए वो लघुत्तम वाला भी समझा दूंगा कि वो क्या है। 2/3 है और 4/5 है, इनको आपको जोड़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉस गुणा, ये 5 दूनी 10 प्लस 4 तियां 12, 5 दूनी 10, 4 तियां 12 बटा 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 5 15, ये हो गया 22, 22/15। ये हमारा फेमस या मेन तरीका तो यही है, ये मुख्य तरीका है, ये मुख्य तरीका है, ये जो हम लगाते हैं। तो ये होगी हमारी विधि नंबर 1, विधि 1। इसी तरीके से आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, विधि नंबर 1। एक विधि नंबर 2 है, वो भी देख लीजिए। विधि 2 कहती है कि भैया अगर आपको जोड़ना है तो पहले इन दोनों को समहर भिन्न बनाइए, समहर, जिनके हर समान हो, जिनके हर समान हो, इनको समहर भिन्न बनाइए, समहर भिन्न, जिनके हर समान हो। मतलब जैसे इसका हर 3 है, इसका हर 5 है, ऐसे नहीं, दोनों के हर को समान बनाइए। और दोनों के हर को समान बनाने का तरीका, इस वाले के हर से इसको गुणा कर दीजिए और इस वाले से इसको गुणा कर दीजिए, दोनों के हर ठीक हो जाएंगे। तो इसे 5 से गुणा कर दीजिए, ये जो भिन्न है इसको 5 से गुणा कर दीजिए, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, है ना, अदला बदली से गुणा। आपने देखा x y है, जब मान निकालते थे ऐसे ही करते, ऊपर वाले से नीचे को गुणा कर देते, नीचे वाले से ऊपर को गुणा कर देते। तो 5 से इसको गुणा कर दीजिए, 3 को उससे गुणा कर दीजिए। अब खाली नीचे नीचे वाला गुणा हो नहीं सकता, पूरा ही गुणा होगा, है ना। तो पूरा गुणा होगा तो 5 से गुणा करने पर ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 15, प्लस इसको 3 से गुणा करने पर ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 15, और जोड़ने पर ये हो गया 22/15। फिर आप ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, नीचे वाला एज इट इज लिख दीजिए, समहर, पहले समहर बनाएं और फिर ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, बात खत्म। ये तरीका विधि 2 कहलाती है, ये भी अच्छी विधि है। और अब इसके अलावा जो आप यूज करते हैं वो है विधि नंबर 3, जो हम नॉर्मल केस में यूज करते हैं वो है विधि 3। विधि नंबर 3 जो हम यूज करते हैं वो है विधि नंबर 3। विधि नंबर 3 जो है वो कहती है कि भाई लघुत्तम निकालो। आपके जो नीचे वाले नंबर है, इनका नीचे वाले का जो बी और डी है, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी आए, सपोज कीजिए एल आया। फिर एलसीएम निकालकर आपके सवाल को एलसीएम से गुणा कर दीजिए, आपके सवाल को एलसीएम से गुणा कर दीजिए और एलसीएम का भाग दे दीजिए। एल से गुणा एल का भाग, एल से गुणा और एल का भाग। नीचे वालों का लघुत्तम निकाल लीजिए और लघुत्तम से गुणा और लघुत्तम का भाग दे दीजिए। अब जैसे आपका लघुत्तम अंदर जाएगा, आपका लघुत्तम अंदर जाएगा, ये बी जो है ये लघुत्तम को काटेगा। किस पहाड़े पे काटेगा वो एक अलग बात है, लेकिन काटेगा, क्योंकि लघुत्तम बी और डी का तो लघुत्तम है। लघुत्तम कौन होता है? लघुत्तम कौन होता है? लघुत्तम वो संख्या होती है जिसको दोनों नंबर काटते हैं। तो बी भी एल को काटेगा, डी भी एल को काटेगा, चाहे कितने पे भी काटेगा। मान लीजिए एल को बी ने काटा, एम आया, हो गया एम में।
फिर एल अंदर गया डी से हुआ तो डी भी काटेगा क्योंकि लघुत्तम है उनका, लघुत्तम हमेशा कटता है। तो डी से एल कटेगा तो मान लीजिए एन बार कटा, तो फिर इसको करके ये आपका आंसर आ गया। ये आप करते हैं, बस आप जो एल लिखते हैं ना लघुत्तम वो नीचे लिखते हैं यहाँ पे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समय के साथ है ना, वो जो नियम है वो बदलते चले जाते हैं। अब शायद आज आपको समझ में भी आया होगा पहली बार कि नीचे आप एल क्यों लिखते हैं। लघुत्तम है ना, लघुत्तम आप कहते हैं नीचे लघुत्तम लिखे, बट्टे का चिन्ह लगाया, नीचे लघुत्तम लिखते हैं, वो लघुत्तम वैसा नहीं होता, वो एक्चुअली होता ही है जो भी मैंने लिखा है ना, ये होता है। लेकिन वो समय के साथ साथ सरल करने के लिए कौन इतना बड़ा करे, सीधा लघुत्तम नीचे लिख दो ना, बात तो एक ही है। बोला हाँ। फिर वो यहाँ आप क्या करते थे कि देखो उसमें बिल्कुल वही होता है, लघुत्तम एल जो है, एल जो लघुत्तम आता है उसमें बी का भाग देते हैं, फिर जो आता है उससे ए को गुणा करते हैं। तो यही होता है, एल को एल में बी का भाग दिया, जो आएगा उसको ए से गुणा कर देंगे, एल में डी का भाग देंगे, जो आएगा उसको सी से गुणा कर देंगे, होता वही है, ऐसे चलता है। तो 5/6 प्लस 4/9 ऐसे जोड़ते हैं आप, याद कीजिए, होता यही है। एग्जाम्पल ले लो, 6 और 9 का लघुत्तम आ गया 18, तो 18 से गुणा और 18 का भाग, 5/6 ब्रैकेट खोला, 18 अंदर गया तो 18 से 6 कट गया, ऊपर वाले 18 को अंदर जाने दीजिए, 18 से 6 कट गया, 3 आ गया, 18 से 6 कट गया 3, 3 पंजे 15, 18 से 9 कट गया 2 आ गया, 8 आ गया, 18 5 23, 23/18, ये हो गया जोड़। तो ये तरीका है, और ये जोड़ और अंतर का भी तरीका है, सेम अंतर भी इसी प्रकार से आ जाएगा, अंतर भी इसी तरीके से आ जाएगा। बात करो, अब आ जाते हैं गुणा पर कि गुणा कैसे होता है। भिन्नों की गुणा, गुणा सबसे आसान है, भिन्नों की गुणा, भिन्नों की गुणा होते हैं, भिन्नों की गुणा जाने, भिन्नों की गुणा a/b को c/d से गुणा कर रहे हैं आप, तो ये आ गया आपका ac, ये हो गया ऊपर वाले गुणा, नीचे वाले गुणा, इस तरीके से गुणा काम करती है। और भाग भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन भाग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन बट्टा है ना, इसको थोड़ा सा चिन्ह, ये जो भाग है ना, मेन भाग जो है उसका चिन्ह थोड़ा सा बड़ा लगाइए, थोड़ा सा बड़ा लगाइए ताकि पहचान में आ जाए। इस बट्टे को थोड़ा बड़ा लगाइएगा ताकि पता चले कि मेन छत ये है ना। ऐसे तो हम हमारे कमरे के अंदर जो है अलमारियां भी बनाते हैं, अलमारियों में भी पार्टीशन आते हैं, लेकिन वो पार्टीशन इतने बड़े थोड़ी होते जितनी छत बड़ी होती है। छत बड़ी करते हैं, छत क्या करती है आपके ग्राउंड फ्लोर को और फर्स्ट फ्लोर को अलग अलग करती है ना। फिर उसके अंदर आप फर्नीचर बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टीशन देते हैं, वो देते रहिए। तो मेन छत जो है ना वो मत भूल जाइएगा, छत थोड़ी बड़ी करिएगा, है ना, क्योंकि छत के ऊपर ही कमरे बनेंगे, तो छत को थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि पता चल जाए कि छत कौन सी है। वरना क्या होगा कि छोटे छोटे ये जो पार्टीशन है ये छत जैसे लगने लग जाएंगे, इसलिए छत थोड़ी बड़ी बनाइएगा। नॉर्मली बच्चे जो है वो छत छोटी बनाते हैं, फिर क्या होगा, ये पलट जाएंगे AD, ठीक है। ये आपका गुणा जैसा ही है, भाग भी गुणा जैसा, ये पलट कर नीचे वाला जो है उसको पलट कर गुणा करना भाग कहलाता है। पलट करना, क्योंकि भाग का मतलब ही पलटना होता है, और भाग गुणा का उल्टा है तो गुणा का ही है, तो गुणा का उल्टा क्या हुआ, पलटो फिर गुणा कर दो। तो ये इस तरीके से काम करेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े छोटे की पहचान, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, बड़ा है कौन है, छोटा कौन है, बड़ी छोटी भिन्न, कौन सी भिन्न बड़ी है। एक बार तो आप कोई जजमेंट पे ना पहुंचे, कौन बड़ी है कौन छोटी है, दोनों को लिख ले, बीच में या शब्द का इस्तेमाल कर ले सरलता के लिए। ये कोई किसी को ना तो ये बड़ा बोलेगा ना किसी को छोटा बोलेगा, हो गया। ऐसे लिखने के बाद में क्रॉस गुणा कर ले, ऐसा लिखने के बाद क्रॉस गुणा कर ले, तो इस तरफ आ जाएगा AD, बीच में या लिखें, इस तरफ आ जाएगा BC, आगे। अब देखें दोनों साइड में से कौन बड़ा है, दोनों साइड में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। अब तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो जो भी बड़ा है, अब या को हटाने का टाइम आ गया। अगर ये बड़ा है तो इधर मुंह कर दीजिए, ये बड़ा है तो इधर मुंह कर दीजिए, बराबर है तो बराबर लगा दीजिए, कुछ तो होगा, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 और 3/4 का। बीच में एक बार बिना किसी निर्णय पे आए हुए या शब्द लगा दें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। लगा दिया, अब क्रॉस गुणा करें, या 8 या 9 में से कौन बड़ा है, तो जवाब है ये वाला बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 बड़ा है यानी बढ़ेगा, चिन्ह इधर आएगा, इधर मुंह होगा, ये बड़ा होगा, तो 2/3 छोटा, ये नतीजा निकल गया। दूसरा तरीका कई गणितज्ञ कहते हैं भैया सॉल्व कर लो, झंझट ही खत्म है, भाग दे दो ना, क्यों लफड़ा है। 2 में 3 का भाग देंगे तो 0.666 आ जाएगा,
और 3 में 4 का भाग दे तो 0.75 आ जाएगा, और खुद तुलना कर लो कि कौन बड़ा है, तो जवाब है 0.75 बड़ा होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं सीधा भाग देकर, और सीधा भाग देकर नहीं करना चाहते तो क्रॉस गुणा करके चेक कर लीजिए, ये भी तरीका है। एक शॉर्ट ट्रिक जरूर है वहां पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, कमाल की है, कई बार सवालों में बहुत बढ़िया काम करती है। एक खास तौर पे सवाल आते हैं, वो ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वाले और नीचे वालों के बीच का गैप हमेशा बराबर होता है, अगर बराबर हो जैसे 3/5, ऊपर और नीचे वाले के बीच का गैप है 2, फिर मान लीजिए आ गया 4/6, फिर मान लीजिए आ गया 8/10, और फिर मान लीजिए आ गया 11/13, और फिर आ गया 17/19। अब इनमें नंबर तो अलग अलग है, नंबर तो अलग अलग हैं, लेकिन गैप देखिए, सब में गैप बराबर है। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाऊं तो सब में गैप बराबर आ रहा है, सब में गैप बराबर आ रहा है। इस केस में क्या होता है, जब ऊपर अंश और हर के बीच का गैप बराबर हो प्रत्येक भिन्न के अंदर, तो आप बड़े ही आराम से बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो आपका जो नंबर है ऊपर वाला नंबर जिसका छोटा है उसका आंसर भी छोटा आएगा, जिसका ऊपर वाला छोटा है उसका आंसर भी छोटा है, जो का ऊपर वाला बड़ा है उसका आंसर भी बड़ा है। यानी 3/5 छोटा होगा आंसर में, उससे बड़ा होगा 4/6, उससे बड़ा होगा 8/10, उससे बड़ा होगा 11/13, और उससे बड़ा होगा 17/19। ये बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है, और कई बार सवालों पे लगेगी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। ये खास बात है, बड़ी अच्छी चीज है ये, कि जब अंतर बराबर हो, रिपीट कर रहा हूं, अंतर बराबर ना हुआ तो ये काम नहीं करेगा। अंतर बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले और नीचे वाले का जो डिफरेंस है वो हर बार बराबर आना चाहिए। अगर हर बार बराबर आ रहा है तो फिर जो छोटा है उसका आंसर भी छोटा, जिस आंसर का अंश जो है, जिसका अंश छोटा है उसका आंसर भी छोटा है, ओवरऑल भी वो छोटा ही आएगा। लेकिन कब? जब डिफरेंस बराबर हो, अंतर समान हो। स्टार भैया 2 लगा लो, 3 लगा लो, जल्दबाजी में मत कर देना, डिफरेंस समान हो। शॉर्ट ट्रिक्स की यही दिक्कत होती है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि बच्चा भूल जाता है कि इसे कब लगाना है, वो कहीं भी चिपका देता है, कहीं भी चिपका देता है तो फिर दुष्परिणाम देती है वो। तो कहीं मत चिपका देना, डिफरेंस समान हो तो ही लगेगी, वरना नहीं लगेगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। आप इन्हीं नंबरों को, जिनको आप बट्टे में लिख के बैठे हैं, हर नंबर को, हर रियल नंबर को, मैं अधूरी बात क्यों बोलूं, पूरी बात ही बोल दूं, प्रत्येक वास्तविक संख्या को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, का दशमलव प्रसार संभव है, दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। या यूं बोलूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, हर किसी को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। हर संख्या को, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, आप उसको दशमलव के रूप में लिख सकते हो। जैसे 5 है तो 5 का तो हो गया आपका 5.0, बात खत्म, 5.0। ऐसे ही मान लीजिए 4/5 है तो 4 में 5 का भाग दे दीजिए, ये आ गया 0.8। तो हर संख्या को आप, हर वास्तविक संख्या को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी, वही हमारे जानने का विषय है। कोई भी वास्तविक संख्या को, जैसे मैंने कहा कि हर वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार में लिखा जा सकता है, यहीं से कुछ खास प्यारी चीजें निकल के आएगी। और हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं। पहला रियल नंबर होता है परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो p/q में होती है, अब इनमें क्या है, सुनिए बात को, अब सुंदर बातें सुनिएगा। ये जो परिमेय संख्या है, इनमें एक चीज होती है कि जब आप परिमेय संख्या को दशमलव में लिखना शुरू करते हैं, तो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक वो जिनका दशमलव प्रसार रुक जाए, एक वो जिनका दशमलव प्रसार चलता रहे, एक वो जिनका दशमलव प्रसार रुक जाए, मतलब 2 दशमलव तक, 3 दशमलव तक रुके, जैसे 0.8 पे जाके खत्म हो गया, या 2 पे खत्म हो गया, 2 कदम चला, 3 कदम चला, मतलब ठहर जाए, खत्म हो जाए। एक वो होते हैं, एक वो है जो कभी खत्म नहीं होते। तो इसे यहां से 2 भागों में आप बांट सकते हैं, शांत और अशांत
शांत नहीं है, शांत है, शांत है, शांत दशमलव। हिंदी भैया, हिंदी तो हिंदी है, हिंदी में तो बिंदी है ना। शांत दशमलव भिन्न। इंग्लिश बढ़िया, यहाँ पे इंग्लिश शब्द है, यह है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटर मूवी देखी आपने? नहीं देखी? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। खत्म कर देगा मतलब वो दशमलव प्रसार है वो कहीं ना कहीं जाके खत्म, खत्म, टर्मिनेटिंग। दूसरी होती है अशांत। अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, बात समझ में आ जाए, वरना तो किंतु परंतु हो जाएगी। ये रहा भैया 4/5। 4 में 5 का भाग दोगे, 0.8 पे खत्म हो गया, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो घर जाओ। अशांत भिन्न खत्म नहीं होती, चलती रहती है, जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन जब भाग देना शुरू करेंगे तो चलता जाए, 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 चलता जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो तरीके की हो सकती है परिमेय संख्याओं को। जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो या तो दशमलव के बाद खत्म हो जाएंगे या दशमलव के बाद चलते रहेंगे, दोनों ही प्रकार के यहाँ मिलते हैं। अपरिमेय संख्याओं में आपको दशमलव, ये जो दशमलव से रुकने वाले बंदे हैं वो यहाँ कभी नहीं मिलते। यहाँ कोई रुकता वुकता नहीं है, यहाँ पे भाई साहब रुकने वाले लोग ही नहीं है, यहाँ पे रुकने वाले लोग ही नहीं है, यहाँ पे रुकने वाले लोग ही नहीं है। यहाँ तो चलने वाले लोग हैं जो चलते रहते हैं, 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 फिर भी चलते रहते हैं, फिर रुकते हैं, रुकते हैं ही नहीं, चलते रहते हैं, 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 चलते रहते हैं। इनमें सबके सब अशांत होते हैं। ज्यादा अच्छा शब्द होता अशांत है, वैसे है शांति है, भाग रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। हर अपरिमेय संख्या का विस्तार, दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन आपने कहा था सब चलता तो सर यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी आपने कहा था चलता तो यहाँ पे भी रहता है। जब चलता यहाँ पे भी रहता है, चलता वहां पे भी रहता है, तो दोनों चलता चलता में क्या अंतर है? चलता ये भी है, चलता वो भी है, तो दोनों चलता चलता में क्या फर्क है? दोनों चलता चलता में जो फर्क है वो मेन फर्क है, इसका चलता चलता पुनरावृत्ति करता है, इसका चलता चलता पुनरावृत्ति करता है, इसका चलता चलता कोई पुनरावृत्ति नहीं करता है। हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा, कोई पुनरावृत्ति नहीं है। ये है दोनों का चलता चलता। परिमेय में भी चलता चलता आता है, अपरिमेय में तो चलता चलता ही आता है और कुछ आता ही नहीं है। लेकिन उसका जो चलता चलता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता। जैसे 4 1 4 आ गया तो ऐसे नहीं कि थोड़ी देर दोबारा 4 1 4 आ जाएगा, एक ही चीज बार बार फिर अनंत तक चलती रहेगी, बार बार वही रिपीट होता रहेगा, नहीं। इसमें पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती कहते हैं इसको। बार बार एक ही चीज जो है फिर वो लगातार वही अपने आप को रिपीट करने लग जाती है, चाहे 2 अंक हो चाहे 1 अंक हो, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इस आवर्ती को थोड़ा सा समझिए। आवर्ती का मतलब ये मत मान लीजिएगा, है ना, कई कंफ्यूजन हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अंक रिपीट करे, कई बार 2 रिपीट भी। देखो 37 37 37 37 37 37 37 37 37 से 37 रिपीट कर रहा है। ये 2 अंक जो है ये रिपीट कर रहे हैं। कई बार 1 अंक भी हो सकता है रिपीट करने वाला, कई बार 3 अंक भी हो सकते हैं। 3 6 7 3 6 7 3 6 7, जय बाबा की। 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7, है ना। 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7। यहाँ पे 3 रिपीट कर रहे हैं, 4 रिपीट कर सकते हैं, 5 रिपीट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया इनमें से कोई बंदा कमजोर हो, वो कहे भैया तू आराम कर ले यार, तू एक काम कर 7 8 3, भैया तुम एक काम करो, रेस्ट करो। रिपीट करने का काम 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7। अब देखा आपको, कुछ बंदे जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, रिपीट कौन कर रहा है? 5 7 5 7 5 7। तो हो सकता है दशमलव के बाद में जब दशमलव खुले, है ना, जब दशमलव खुले तो कुछ बिंदु विश्राम करे कि भैया हम नहीं करेंगे रिपीट, हमारी क्षमता नहीं है, तुम जाओ बेटा। तो कुछ रेस्ट भी कर सकते हैं और फिर बचे हुए जो है वो पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो पुनरावृत्ति की कोई गारंटी नहीं कि एक ही पुनरावृत्ति करे, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और भी कह सकते हैं, और कई रेस्ट भी कर सकते हैं। शुरुआत में दशमलव के बाद में कई देर तक तो आराम करे
और फिर उसके बाद में कोई रिपीटेशन करना शुरू करें। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये? तो इस तरीके की संभावनाएं है। यहां पे आपको आवर्ती नहीं मिलेगी, यहां पे आवर्ती मिलेगी। ठीक है, अब आवर्ती का फायदा क्या होता है? इनकी आवर्ती क्यों होती है और इनकी आवर्ती क्यों नहीं होती है? क्वेश्चन ये है कि भैया अगर इनकी आवर्ती होती, मतलब ये रिपीट करते, तो हम इनको बट्टे में लिख पाते, इनको बट्टे में लिख लेते, और बट्टे में लिख लेते तो परी में होते ही नहीं, क्योंकि जिनको बट्टे में लिख लेते हैं वो परी में हो जाते। तो ये जिनकी आवर्ती होती है ना, जो रिपीट करते हैं, इन रिपीट करने वालों के हमारे पास इनका एक ट्रैप है, एक जाल है, जिसमें हम इनको फंसा लेते हैं और इनको बट्टे में बदल लेते हैं। इनको बट्टे में P/Q में बदल लेते हैं। ये ट्रैप है, अभी समझाऊंगा कैसे फंसाते हैं। जिनमें पुनरावृत्ति हुई वो हमारे चक्कर में फंस जाएगा और उसे बट्टे में बदल लेंगे। जो भी पुनरावृत्ति करेगा उसको बट्टे में बदल देते हैं। तो इसलिए इन्होंने समझ लिया कि अगर पुनरावृत्ति हुई तो ये बंदा बैठा है, ये बट्टे बना देगा, ये अपने बट्टे बना देगा, और बट्टे बना देगा तो अपरिमेय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। तो ये प्रजाति बची रही, इसलिए लोगों ने क्या किया, रिपीटेशन होने ही नहीं देते। समझ गए बात? तो ये है इनका कमाल। क्लियर हुआ? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये, इनको पता है अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग ना हुए, मतलब चलते नहीं रहे, तो भी ये बंदा बट्टे में बदल देगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये 2 दशमलव या 3 दशमलव के बाद खत्म हो जाता, यहां मान लीजिए खत्म हो गया, खत्म होते ही बट्टे बना देता आपका। खत्म होते ही देखो खत्म हुआ, ये लो बट्टा बन गया। हटा भैया दशमलव, ये ले बट्टे 100, ये बन गया 141/100, बन गया बट्टे का नंबर, बन गया। तो अगर दशमलव के बाद में 2 या 3 या 4 डिजिट पे ये रुक जाता तो हम बट्टे बना डालते इसके, और बट्टे बना डालते तो अपरिमेय संख्या का एक, जिसका बट्टा बन गया, जो P/Q बन गया, वो अपरिमेय क्यों? तो अपरिमेय का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खत्म कर देते हम। लेकिन ईश्वर ने इनको बचा लिया कि ये खत्म नहीं होते, और खत्म ना होने की वजह से अगर आप 0 लगाना चाहें, अगर आप दशमलव हटाना चाहें, तो कितने 0 लगाएंगे भैया? कितने 0 लगाएंगे रमेश बाबू? बोलो। ये दशमलव रहा, इसकी जगह 1 लगा दिया। कितने 0? 0। कितने 0? एक और। कितने आदमी थे कालिया? पता चले कि कालिया गिन रहा है, और कालिया तब से गिन रहा है जब से शोले मूवी आई थी। गब्बर ने अच्छा ये सवाल नहीं पूछा। अगर गब्बर ये सवाल पूछता, पता कालिए अपरिमेय संख्या के लिए नीचे कितने 0 लगेंगे, तो कालिया गिन रहा होता, कालिया का बेटा गिन रहा होता, कालिया के पोता पोती जो भी उसके खानदान में आगे होता, वो सब आप तक गिन रहे होते कि कितने 0। गब्बर ने जो पूछा था, गब्बर मर चुका होता, गब्बर की कई 7 पीढ़ियां खत्म हो चुकी होती ये पता लगाने में कि नीचे कितने 0 लगेंगे। समझ गए? क्योंकि खत्म होगा तो पता चलेगा ना। ये बंदा तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, हम 0 गिनते रहेंगे, 1 0 और 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 1 0 और। समझ गए बात कि बट्टे में क्यों नहीं बन सकता ये? तो इसका ये रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि इसको पता है अगर मैं रुका, है ना, जैसे हिरण को पता होता है मैं रुका तो शेर खा जाएगा, हिरण को पता है मैं रुका तो शेर खा जाएगा, तो हिरण रुकता नहीं है, भागता ही भागता है, आखिरी सांस तक भागता है, क्योंकि रुका मरा, तो ये रुक नहीं सकता। नंबर 2, रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि रिपीट करने वालों के इलाज और बताता हूँ। देखो रिपीट करने वाले कैसे, आपको कैसा रिपीट वाले भी तो है, इनमें भी तो आप दशमलव हटा के 0 लगाओगे तो चलता रहेगा, लेकिन नहीं साहब, इनका एक अलग इलाज है हमारे पास, इनका एक दूसरा इलाज है, ये अलग बीमारी है ना। जैसे जुखाम की अलग होती है, जुखाम की अलग दवाई होती है ना, तो ये जुखाम वाले हैं। तो इनको कैसे बदलते हैं? जो बट्टे में जो दशमलव में रिपीट कर रहा हो उसको कैसे बदलते हैं? पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 0.333 ये इसको ले लेते हैं, पहले इसको बदलते हैं। और ये जो है ना, इनको लिखा इतना 3333 लिखने से बेहतर है कि भैया हमें गणित वालों को वैसे भी बहुत छोटा छोटा लिखना पसंद है, कोई प्रतीक चिन्ह बना देते हैं और बना देते हैं। गणित वालों को क्या पसंद है? पूरी दुनिया को ही पसंद है। जब कोई मर जाता है तो कोई उसके मूर्ति बनवा देता है, कोई उसके नाम पे प्रतीक चिन्ह बना देता है, कोई उसका नाम ही छपवा देता है, शमशान घाट में जाइए दीवारों पे लिखा हुआ होता है ना। या फिर किसी ने कुर्सी डलवा दी तो श्रीमान फलाने फलाने स्वर्गीय श्रीमान जी ने ये जाने से पहले या जाने के बाद में उनके पुत्रों ने दान कर दी, तो प्रतीक चिन्ह ही बनाते हैं। अब वो तो जाना तो चला गया, तो प्रतीक चिन्हों की तो बड़ी आदत है हमें, गणित वालों को नहीं, सबको आदत है। तो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह हो गया 0. जो रिपीट कर रहे हैं ना उस पर बार लगा दीजिएगा,
दो चीजें रिपीट करें तो दोनों के ऊपर बार लगा दीजिएगा, एक रिपीट कर रहा है तो एक पे लगा दीजिएगा, जो रिपीट कर रहा है उस पर बार लगाइएगा। ऐसा मत करिएगा जो रिपीट ना कर रहा है उस पर बार लगा दो। देखो मैं समझाता हूँ भाई, गलत फहमियां होने की पूरी संभावना है। 2 3 5 5 5 5, अब इनमें क्या 0.2 रिपीट कर रहा है? ना जी। 3 रिपीट कर रहा है? ना जी। कौन रिपीट कर रहा है? 5। तो बार किस पे लगेगा? खाली 5 पर। जो रिपीट कर रहा है बार केवल उस पे लगेगा। दोबारा बोलिए मेरे साथ, बार किस पे लगेगा? जो रिपीट कर रहा है सिर्फ उस पे लगेगा, जो नहीं कर रहे उन पे मत लगा दीजिएगा बेचारे को। ये बेचारे का पैर दुखने लग गए, इनको जबरदस्ती पीछे चलो बेटा अनंत तक, है ना। तो ये बूढ़े बूढ़े आदमी है, इनको रेस्ट करने दीजिए। आ जाओ, इनको कैसे करना है? इस नंबर को, ये जो भी नंबर है इसको एक बार एक्स मान लीजिएगा, सुंदर सा एक्स मानिएगा। माना तुम भैया एक्स हो, माना तुम भैया एक्स हो गया एक्स। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा भी। इसको 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करते ही क्या होगा, ये एक बंदा आगे आ जाएगा। 3.333 एंड डैश डैश, ये हो गया। अब क्या करिए, इसे इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दीजिए और घटा दीजिए। घटा दीजिए 2 में से 1, 2 माइनस 1। तो जैसे ही घटाएंगे 10 में से 1 गया, 9x आ गया बराबर। यहां जब आप घटाएंगे, यहां जब घटाएंगे तो 3 में से 0 गया। देखिए 2 में से 1 घटा रहा हूं इसलिए 3 में से 0 गया 3 पॉइंट, 3 में से 3 गया 0, 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 हो गया। ये आपका आ गया। अब हो गया 9x बराबर 3.00, पॉइंट के बाद 0 0 लिखते नहीं है, 3 हो गया। x बराबर हो गया 3/9, अगर समतुल्य है 1/3 के, तो आंसर हो गया 1/3। इस तरीके से ये आपका बन गया। ठीक है, दूसरा और ट्राई करना है, एक और ट्राई कर लेते हैं, 2 वाला जिसमें 2 रिपीट कर रहे हो। 0. ये एग्जाम्पल नंबर 1 ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 0.23 एंड डैश डैश डैश। इस बार रिपीट करने वाले डिजिट कितने हैं? पिछली बार रिपीट करने वाला एक ही डिजिट था, इस बार रिपीट करने वाले 2 डिजिट है। तो इस बार 10 से नहीं बल्कि 100 से गुणा करिएगा। इस बार 10 से नहीं 100 से गुणा करिएगा, कारण पिछली बार एक डिजिट रिपीट कर रहा था, 10 से गुणा किया था। देखिए बेईमानी नहीं करना हमें, है ना, गणित हमें बेईमानी नहीं सिखाती। जब हम एक डिजिट था तो हमने 10 से गुणा किया था। याद कर लीजिए कितने से गुणा किया था? 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था। 2 डिजिट रिपीट करें तो 100 से गुणा करिए, है ना। इसको x मानिए और 100 से गुणा करिए। 0.23 डैश डैश डैश। 100 से गुणा करने पर ये हो गया 100x, 23 आगे आ गया 23.23। ये लीजिए घटा दीजिए, ये हो गया 99x। 23 में से 23 गया 0 0 0 0 0। अब आप खेल समझे या नहीं समझे, या मैं बच्चों की तरह बातें करता रहूं? खेल समझे नहीं समझे आप? हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो अनंत तक की जो श्रृंखला चल रही है इसको खत्म कर रहे हैं। अनंत को अनंत से ही काट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 23 के सामने 23 ही ला रहे हैं ताकि जब घटाएं तो 0 आ जाए। कुल मिला के यही काम किया। देखो यहाँ पे भी हमने यही काम किया। ये जो 3 3 3 3 चल रहे थे ना, इसके सामने 3 3 लिया। हमें पता है ये अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है तो 10 से गुणा करने पर 1 3 आगे आ जाएगा और ये 3 3 3 वैसे के वैसे रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, सेम वही रहेगा। तो घटाने पर 0 0 0 0 0 0 0, है ना। तो जहर को जहर काटता है, तो हमने क्या किया, इस अनंत श्रेणी को इसी अनंत श्रेणी के सामने लगा दिया और कटवा दिया। जहर को जहर से कटवा दिया, कट गया, आंसर आ गया। तो समझ गए, जहर को जहर से कटवाना है आपको। चलो एक और एग्जांपल समझाता हूं। जहर को जहर से कटवाना है। देखो एक लेते हैं 4.123, 4.123, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3। अब बात सुनिए कि अगर इस बार आपने कितने से गुणा करना पड़ेगा, पहले बता दीजिए कि सर कितने रिपीट कर रहे हैं? 3 रिपीट कर रहे हैं। 3 रिपीट कर रहे हैं मतलब 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जितने अक्षर रिपीट करते हैं उतने से गुणा करना पड़ता है, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से गुणा करते ही 4 और ये 3 का एक जोड़ा, और फिर हम वही करेंगे, जहर के सामने जहर लगाकर जहर को जहर से काट देंगे। घटा दो, घटाने पर 999x बराबर
4123 में से 4 गया तो 4119.000000 डैश डैश। तो x बराबर हो गया 4119/999। ठीक है, क्लियर हो गया ये। आ जाइए, अब जो भिन्न आवर्ती पैदा करे उसे आवर्ती भिन्न कहते हैं, दशमलव आवर्ती भिन्न कहते हैं। जो भिन्न आवर्ती पैदा करे, आवर्ती, दशमलव, डेसिमल, दशमलव, आवर्ती भिन्न, वह भिन्न जो आवर्ती पैदा करे, मतलब एक नंबर को रिपीट करे। वह भिन्न, वह बट्टा जो आवर्ती पैदा करे, जैसे 2/3 आवर्ती पैदा करता है, मतलब उसके दशमलव प्रसार में एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर कितने हो रिपीट करने चाहिए। वो बट्टा, वो भिन्न जो आवर्ती पैदा करती है, आवर्ती भिन्न कहलाती है। अब इसमें दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है शुद्ध, शुद्ध का मतलब दशमलव के बाद से ही रिपीट होना शुरू हो गया। मिश्रित का मतलब पहले कुछ 2-3 बूढ़े आदमी थे जिनको उन्होंने रेस्ट करवाया और उसके बाद जो जवान जवान लोग थे उन्होंने रिपीट करना शुरू किया। जैसे 0.333 है, इसमें कोई रेस्ट नहीं कर रहा, दशमलव के बाद सब दुम 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 भागना शुरू कर दिया। और एक बार ये हो सकता है कि 2, 3, 4 ने रेस्ट किया और उसके बाद में 5 जो था वो रिपीट कर रहा था। इसे मिश्रित कहते हैं। मिश्रित का मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक पुनरावृत्ति नहीं करते लेकिन उसके बाद वाले पुनरावृत्ति करते। मिश्रित का मतलब मिक्स टाइप का, शांति वाला। ठीक है, कुछ आवर्ती कर रहे हैं, कुछ डिजिट अनावर्ती है, मतलब आवर्ती नहीं कर रहे हैं, और कुछ आवर्ती कर रहे हैं। इसे मिश्रित कहेंगे। मिश्रित क्यों कहा गया? मिक्स टाइप का सेंस है। कुछ रेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो एकदम ही आराम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चलते ही जा रहे हैं। रेस्ट का नामो निशान नहीं है। हो गया, तो ये थ्योरी यहाँ पूरी हो गई मोटा मोटी। अब हम आराम से सवाल कर सकते हैं, बाकी सवाल जो है वो हमारे जवाब देंगे कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। इतना ही था बेसिक थ्योरी। इसमें क्वेश्चनों पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हें ट्राई करेंगे, जवाब मिलेंगे। आ जाइए पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से कितने मिनट में, m मिनट में वो कितना चल लेता है, 4/5 भाग वो m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उसे पूर्ण पथ करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 4/5 भाग तय करने में कितना मिनट लगता है? आपको एक अपने गणित का एक बेसिक पता होगा जो आपने छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि 5 पेन के 20 रुपए लगते हैं, तो बताओ 4 पेन के कितने लगेंगे? ये कभी विज्ञान पढ़ा है आपने? ये वाला पढ़ा है, 5 पेन वाला? हमें पढ़ाया जाता था कि माना 5 पेन के लगते हैं 20 रुपए। गणित के तरीका इस तरीके, 5 पेन के लगते हैं 20 रुपए, तो एक पेन का हो जाएगा 20/5, यानी भाग जो है वो आपको एक की कीमत देता है। एक की, भाग का अर्थ होता है एक की कीमत निकालना। जब भी आप भाग देते हैं एक्चुअली आप एक की कीमत निकालते हैं। एक चीज की कीमत कितनी है? किसी ने कहा कि 5 किलो आलू के 100 रुपए लगेंगे, 5 किलो आलू के 100 रुपए लगेंगे, यानी 1 किलो के कितने हुए? 100/5। तो जब भी आप भाग देते हैं तो आप उस एक की कीमत निकालते हैं कि एक की कीमत कितनी है। फिर अब एक की कीमत आ गई 20/5, 4, ये आ गई एक की कीमत। अब एक की कीमत, आपको एक चाहिए तो एक की कीमत मिल गई, लेकिन आपको मुझे 3 चाहिए, मुझे 8 चाहिए, फिर जो चाहिए, अब एक की कीमत आ चुकी है, एक से गुणा कर दीजिए। एक की जो कीमत है उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो गणितीय सिद्धांत है वो काम करता है कि हम एक की कीमत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन जो है, ये भाग जो है, भागी की जो समझ है वो यही है कि भाग हमें एक की कीमत बताता है। एक की कीमत, 20 टॉफियां थी, 5 बच्चे थे, बांटनी थी, तो बताइए एक बच्चे में कितनी टॉफियां बटेगी? 20 टॉफियां थी, 5 बच्चे थे, टॉफियां बांटनी थी, तो एक बच्चे में कितनी टॉफी जाएगी? 20/5 यानी 4। एक बच्चे का हिसाब कितना आया? 4 का। तो भाग हमेशा एक का हिसाब देते हैं। तो यहाँ पे भी यही देखिए, 4/5वां भाग, समझिए बात को, 4/5वां भाग, वहां भाग तय करने में लगता है कितने? m मिनट। एक भाग तय करने में कितना लगेगा? बराबर m बटे, ये बट्टा बड़ा लगाइएगा, ये बट्टा बड़ा लगाइएगा,
जो मेन भाग होता है उसका बट्टा हमेशा बड़ा लगाए ताकि कंफ्यूजन ना हो गया। अब नीचे वाला पलटेगा, पलटना ही पड़ेगा। हमने बताया था कि भिन्न कैसे गुणा होती है, भिन्न भाग कैसे जाता है। भाग जाने के लिए नीचे वाले को पलट के फिर गुणा करना होता है। इसके नीचे 1 मान लिया जाएगा, गुणा हो जाएगा 5m इंटू 1 इंटू 4, 4। 1 का मान आ गया 5m/4। एक कौन है? एक चक्कर है, एक चक्कर। तो एक चक्कर के लिए कितना लगेगा? 5m/4 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके 5 पेन की कीमत वाला सवाल था। ठीक है, तो भाग याद रखिए, भाग हमेशा आपको 1 की कीमत देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक कागज की 18 शीटों का भार 18 शीट का भार 5 ग्राम है, 50 ग्राम है। तो 3 सही 3/4 भार के लिए कितनी शीटें हमें चाहिए होंगी? 18 शीट का भार है 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम में आती है 18 शीटें। 50 ग्राम में कितनी आती है? ध्यान से समझिए। 50 ग्राम में, अगर 50 ग्राम आपका वजन आ रहा है, इसका मतलब शीटों की संख्या है 18। शीटों की संख्या है 18। 50 ग्राम में 18 शीटें आती है। तो 1 ग्राम में कितनी आएगी? 18 आपको कितने की निकालनी है? 3 सही 1/4। ये कितना हुआ? 3 सही, ये हो गया 4 3 12, है ना। 3 सही 3/4 का मतलब क्या है? 3 सही 3/4 का मतलब है भैया 3 तो पूरे और 1 जो है उसके 4 टुकड़े करिए तो उसमें से तीसरा लीजिए। इसका मतलब ये कहना चाहता है 3 तो पूरे और 1 जो है उसके 4 टुकड़े करके 3 टुकड़े लेने हैं, तो 3/4। तो 3 + 3/4 है ना, है ना, ऐसे होता है। अब आप लघुत्तम लेके इसको जोड़ेंगे तो 4 3 12 और 1 15, 15/4। और इसी को आप सही बोलते हैं, 3 सही 3/4। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? यही करते हैं जो यहाँ पे किया अभी मैंने। लिखने का तरीका अलग है। 4 3 12, इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। वैसे गुणा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, ये कोई एहसान नहीं है। ये लघुत्तम लेके बट्टों को जोड़ने का तरीका यही होता है। 3/1 प्लस 3/4, लघुत्तम आया 4, फिर 4 से गुणा किया 12 प्लस 3। ये लो, ये नीचे वाला गुणा हुआ और ऊपर वाला जोड़ा। तो ये कोई स्पेशल तरीका नहीं है। कई बार है ना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ओहो ये तो बहुत गजब तरीका है। गजब कुछ नहीं है, वही मेन तरीका है, वही होता है। तो 15/4 आ गया। तो 15/4 है किलोग्राम में, हमें तो ग्राम में बात करनी है। और ग्राम में बदलने के लिए 1 ग्राम में 1000 होते हैं, 1000 से गुणा करिए। ये 1000 से गुणा कर दिया तो ये कट जाएगा, ये आ गया 250, 0 3000। तो 3750 ग्राम में कितनी शीटें आएंगी? है ना, 1 ग्राम की शीट आ गई। जितना ग्राम चाहिए उतने ग्राम से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 5 25, 18 × 75, ये कितना हो गया? 1350। तो भैया 1350 शीट्स जो है वो आएंगी इतने वजन में। 1350 शीटों का वजन होगा 3 सही 3/4 किलोग्राम। तो देखा, ये क्वेश्चन जो है मोटा मोटी आपका जो बेसिक ज्ञान है। देखिए, अब आप सोचेंगे सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, सिलेबस के अंदर ही है। कि भाग का जो है ना, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ समझ का मतलब है, सिर्फ भाग का मतलब ये नहीं होता 4 में 2 का भाग दे दिया 2 आ गया, 8 में 2 का भाग दे दिया 4 आ गया, ये नहीं है। एक्चुअली भाग होता क्या है, समझ का मतलब है भाग होता क्या है, क्यों देते हैं, क्या निकलता है भाग से। तो वो जो समझ है उस पर सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दशमलव वाला इतना सारा बड़ा बड़ा विज्ञान दे दिया, सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। ठीक है भाई, पहले तो ये जो जुड़ रहे हैं इन सबको जोड़ लेते हैं। सब भैया जुड़ जाओ। कितने हो गए? यहां से शुरू करूं, 1 पॉइंट पीछे वाले से 1.001, फिर ये 1.01 खत्म हो गया तो नीचे 0 लिख सकते हैं, लास्ट में 0 लिख सकते हैं। ये रहा 0 पॉइंट। किसी नंबर के खत्म होने के बाद में पीछे चाहे कितनी 0 लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। मरने के बाद कितनी भी सेवा करो, बंदा तो गया। 2.012, ये तो इतना आ गया। फिर इन दोनों की गुणा करें, इन दोनों की गुणा करने पे दशमलव है। दशमलव की गुणा के साथ अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो एक काम कर सकते हैं
कि 1 का दशमलव हटा लीजिए 0 लगा के, जैसे ये हो गया 1/10 हो गया। फिर ये आ गया आपका 1.03, उसमें 10 का भाग दे दीजिए। 10 का भाग देते ही दशमलव एक कदम आगे चला जाएगा तो 0.10, या फिर एक बार दशमलव हटा के गुणा कर लीजिए और फिर दशमलव को वापस ले आइए। जिनको नहीं आता वो प्लीज ध्यान दें कि एक बार दशमलव हटा दीजिए और उसके बदले नीचे 0 लगा दीजिए, मतलब जितने 0 जरूरत है उतने लगा दीजिए। यहाँ एक दशमलव की जगह 1 आ गया, बाकी दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0 आ गए, ऐसे ये 1/10 आ गया। नॉर्मल गुणा जो है वो कर लीजिए, लग गया, बट्टा आ गया 1000। अब आपको 3 संख्याओं के बाद में दशमलव लगाना है, 3 संख्याओं के बाद में, तो 1 2 3, तो दशमलव यहां लगेगा, तो ये हो गया 0.103। अब खाली पॉइंट लिखना अच्छा नहीं लगता तो 0 आगे लिख देते हैं, 0.103 ये आ गया। अगला 2.012 माइनस 0.103 प्लस इस पे आ जाइए, ये रहा आपका 1.11 के अंदर 1.11 में 0.1 का भाग दीजिए। अगर दशमलव का भाग देना नहीं आता तो फिर वही करना है, दशमलव हटाइए। दशमलव हटाइए कैसे? 1.11 के नीचे पॉइंट हटाने के लिए 100 आ जाएगा, 111/100 बड़े वाला बट्टा, फिर 1/10, इसका दशमलव हटाया 1/10, और बट्टे में बट्टा होता है तो पलट जाता है, बट्टे में बट्टा होता है तो पलट जाता है, तो 10 ऊपर 1 नीचे कट गया, फिर ये आ गया 11/10। दशमलव एक संख्या के बाद में लगेगा, यानी 1.1, जितने 0 है दशमलव उतनी संख्या के बाद में लगता है, तो ये 1.1 आ गया, है ना। प्लस x है बराबर 1.4 इंटू ये 1/10 की पावर -1 है, -1 पावर होती है तो पलट जाता है, पलटते ही ये 10 हो गया, 10/1, और पावर होगी प्लस की 1, पावर होगी प्लस की 1। जोड़ दीजिए, जो घटता है उनको घटा दीजिए, पहले इनको घटाने का हिसाब किताब कर लेते हैं। तो 12 में से 3 गए 9, फिर ये 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, फिर उसके बाद में ये 0 को 10 बना दे, 10 में से 1 गया 9, प्लस 1.1 प्लस x, ये हो गया 1.4 इंटू 10 14, ये हो गया। इनको जोड़ेंगे तो जाएगा 2, पहले आया 9, फिर 0, फिर 1 और 9 10, 10 का 0, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, प्लस x बराबर 14। अब x बराबर हो गया 14 माइनस 3.009, और घटाते हमारे पास आ गया 10.991। तो यहाँ पे हिसाब किताब में थोड़ी सी गलती रह गई, गलती ये रह गई कि हमने यहाँ पे गलत कर दिया, 111 में 10 का भाग दिया तो ये 111 था, तो ये 11.11 आया, तो यहाँ 11.11 आएगा। 11.11 होने में 10 एक्स्ट्रा रह गया, वो 10 जो है वो हमें परेशान करता हुआ चला गया। यहाँ पे 11 और ये 13, तो यहाँ 10 जो है वो उसका अंतर चलता रहेगा, तो ये 13 आएगा, 13 पॉइंट, और 13 तो इधर घटेगा तो 13 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.91। ये गलती हुई। ये इस बात को दोहराता है कि जो मैं कहता हूँ वो बात एकदम सही है कि मेरा जोड़ बाकी भयानक है, मेरा जोड़ बाकी भयानक है। तो ये हमेशा शिक्षा लीजिएगा, जो भी मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो गलतियां करते हैं, जोड़ बाकी जिनका बहुत कमजोर है, छोटी छोटी, क्योंकि मैंने शायद ही मुझे याद आता है कि कभी मैं अपना जोड़ बाकी एकदम सही से करता हूँ किसी सवाल में, कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी, जहां जोड़ बाकी गुणा, डरता भी हूं मैं, डरता भी हूं कि जोड़ बाकी जहां भी आएगा मेरी से कोई ना कोई छोटी छोटी गलती हो ही जाएगी, है ना। और अब तो ज्यादा हो जाती है, जब समझाने लगते हैं तो और भी गलतियां बढ़ जाती है। तो प्लीज ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट है जो इस तरह की जानते हैं कि ये गलतियां वो करते हैं, तो वो क्रॉस चेक जरूर करें। मैं नॉर्मली क्रॉस चेक करता हूँ, आज फिर से समझाने, कई बार क्या होता है समझाने लगते हैं तो भूल जाते हैं क्रॉस चेक करना, वरना मैंने अपना नियम बना रखा है कि जब भी मैं गुणा करूंगा, जब भी मैं जोड़ूंगा, जब भी मैं घटाऊंगा, भाग दूंगा, मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करूंगा, क्योंकि मैं गलतियां करता हूँ तो मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ। लेकिन होता क्या है, कई बार समझाने के चक्कर में मैं क्रॉस चेक करना भूल जाता हूँ और बस उसी समय कुछ ना कुछ
हाथों हाथ फल मिल जाता है, ये लो गलती होगी तो होती है ना, ध्यान रखिएगा। मेरे जैसे स्टूडेंट है, ध्यान रखिए इस बात को, अपने आप को परख लें, समझ लें। कई बच्चे बहुत अच्छे हो, फटाफट भी करते हैं तो भी गलती नहीं करते, लेकिन कुछ मेरे जैसे हैं जो धीरे धीरे करते हैं तो भी गलती करते हैं। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है, आप इन नंबरों में देखिए, इन नंबरों में आपको बताना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। देख, एक तो आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही बढ़ता हुआ, बड़ा फिर बड़ा, मतलब 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, बढ़ता हुआ क्रम, ये आरोही कहलाता है। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उल्टा चलते हैं आप, 7, 5, 3, 1, तो इसे अवरोही क्रम कहते हैं। यहाँ अवरोही है मतलब सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा, सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लगातार छोटा छोटा चलता रहेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेशन वाइज काफी अच्छा खासा है, नंबर भी बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं 44/49, 33/38, है ना, नंबरों में भी तो बम फूटे हुए हैं, 22/25, 24/29। तो एक चीज अच्छी है, एक बार इन नंबरों को हम छोड़ दें तो ऑप्शन हमारी मदद कर देगा, हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो काम कर जाएगी कि भैया इन दोनों के अंतर है 5, इन दोनों में भी 5 और इन दोनों में भी 5, ये एक धोखा दे गया, इसका बाद में टैकल करेंगे। एक बार कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये जो है 5, 5, 5 है, और जब 5, 5, 5 है तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो साहब 44/49 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, इन तीन के भी, इसकी 22/25 की बात ही नहीं कर रहा हूं, उससे छोटा होगा 33/38, फिर उससे छोटा होगा 24/29, ये इस तरीके से होंगे। अब बात बच गई 22/25, 22/25 को पता करते हैं कि 22/25 जो है वो 24/29, इसके साथ क्या संबंध है, इसके बाद में आएगा या इससे पहले आएगा, इन दो का जो विज्ञान है वो चेक कर लेते हैं, इतने में भेद सारा खुल जाएगा। तुम दो आ जाओ भाई, और क्रॉस गुणा करो, यही होता है बड़ा छोटा पता करने का, क्रॉस गुणा करो, तो 22 × 29, एक तरफ होगा 25 × 24, 25 × 24, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 600, और ये हो जाएगा 30 - 1 कर देते हैं 29 को, 30 - 1, तो 30 - 1, 30 का हो जाएगा 660, 660 माइनस 22, 638, तो वैसे भी ये बड़ा है ये छोटा है, तो 22/25 जो है वो बड़ा है। अब बड़ा है तो फिर मरवा दिया, बड़ा है तो इससे बड़ा है, इसके आगे आएगा या इसके पीछे आएगा, यहां मरवा दिया। छोटा होता तो पीछे पटक देते, छोटा होता तो पीछे पटक देते बंदे ने। भाई यही है, अच्छे प्रश्न, जो अच्छे पेपर में सवाल आते हैं ना वो जल्दी से हटते नहीं है, परेशान करते हैं। देखो कर दिया ना परेशान, और आप कहेंगे सर यहाँ लगा दो ना, यहाँ कैसे लगा दूं, कैसे पता चले कि 33/38 से। अब इसको 33/38 से भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्या इसके भी पीछे है या इसके आगे है, इससे छोटा है या इससे बड़ा है, कर दिया दिक्कत। आ जाओ भैया, करो क्रॉस गुना फिर से, 33 × 25, 33 × 25, 22 × 38, तो कितना हुआ, 25 × 75, और फिर 7, 75, 75 और 7 हो गया 82, ये आएगा 825, और इसे कर लेते हैं 20 + 2 करके, 38 दूनी 8, 7 76, 760 एक आ गया, 760 प्लस 38 दूनी ये आ गया 6, 7 6 13, 6 13 8, 836, ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब 22/35 बड़ा है, 22/35 बड़ा है, तो ये इससे भी आगे आ गया। हे भगवान, फिर मरा दिया। अब 44/49 से फिर कंपेयर करो, देखो तंग करके रख लिया। अब 44/49 से कंपेयर करो इसको, तो ऐसे सवाल जो है इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें पेपर के दृष्टिकोण से, एक गंदे सवाल है, टाइम बहुत खाते हैं। 44 का 100 गया, फिर 100 गया, 1100 हो गया, 50 - 1 गुणा 22, 1100 हो गया, और कम हो रहा भैया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये यहां फिट होगा, यहां आएगा कमीना, यहां फंसेगा, ये यहां पे आएगा। तो सबसे पहले आएगा 44/49, फिर आएगा सबसे बड़ा ये होगा, और फिर दूसरे नंबर पे ये होगा 22/25, और फिर होगा 33/38,
और फिर होगा 24/29। देखिए सब में 5-5 का डिफरेंस था, तो उससे काम आसान हो गया, वरना वो शॉर्ट ट्रिक थी ना, उसने कमाल कर दिया, वरना तो अभी भाग दे दे के चेक कर रहे होते कि कौन सा आंसर कितना आ रहा है ना। देखिए अगर ये ठीक नहीं लग रहा है आपको, अगर ये ठीक नहीं लग रहा है, डिस्क्लेमर ले लीजिए, अगर ये ठीक नहीं लग रहा है तो भाग वाला तरीका अपना सकते हो। 44 में 49 का भाग दो, 33 में 38 का भाग दो, 22 में 25 का भाग दो, 24 में 29 का भाग दो। अपने भाग देने की स्पीड को बढ़ाओ और उससे भी आराम से आप चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितना छोटा है, ये सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएगी, है ना। उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा, ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन गायब है। ए प्लस बी ज्ञात करना होगा, और क्या ज्ञात करवाएगा। तो पहले इनका हिसाब किताब कर दो। इनका हिसाब किताब करते ही ये हो गया 1+1/1 प्लस ये हो गया 9 और 1 10, 10/9 पलट के 9/10। फिर जोड़ो, ये हो गया 10, 10 और 9 19, 19/10 पलट के 10/19। फिर ये हो गया 29 और 10, 19 और 10 29, 29/19। ये आपका आ गया ए। अब बी पे चलो, इनको लो। ये हो गया 5/2, 1 + 3 + 2, 2 गुणा 2/5, 4/5, 15 और 4 19, ये 19 आ गया 5/19। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन ये है ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए कहा था इसने, ए प्लस बी ज्ञात करिए। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का 19 19 सेम है, 29 और 5 34, 34/19। आंसर है 34/19, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा, निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी है। अरे भाई ये तो वो आ गया हमारे वाला आ गया। तो दोनों का डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, और ये है 2012 का क्वेश्चन, डिफरेंस 1। और जब डिफरेंस होता है तो सबसे बड़ी, जिसका ऊपर वाला बड़ा वो बड़ी, जिसका ऊपर वाला छोटा वो छोटी। तो आ जाओ, अब तो एक मत पूछो, साहब पूछो, सारी पूछो। सबसे बड़ा ये, नंबर 1 विनर ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये लीजिए, 1 2 3 4, बात खत्म। मजा आ गया यार, ये तो हमारी ट्रिक पे आ गया, तो रिपीट हो गया। इससे तो अभी माथा पच्ची करके आए हैं भाई, तुमसे तो भैया अभी माथा पच्ची करके आए हैं। तुम हो नंबर 1, तुम हो नंबर 2, तुम हो नंबर 3। अब तो इतनी माथा पच्ची की है तुम्हारे साथ कि याद ही हो गया कि क्या क्या है। और यहाँ पे भी सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। फिर फंस गया सवाल फिर हमारे चुंगल में फंस गया। 1 डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, सब में डिफरेंस 1 है, तो पता चल गया बड़ी कौन है छोटी कौन है। अब कह रहा है जो सबसे बड़ी भिन्न है इसमें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 9/10, सबसे बड़ी 9/10, सबसे छोटी 6/7। क्या करना है, अंतर निकालना है। लघुत्तम आया 70, 10 7 7 नीम 63, 60, 3/7। देखिए मैं कर रहा हूं, आप भी अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है ना। तो x इतना है, y इतना है, ठीक है। तो x माइनस वाई की पावर -1 और x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। पहले लिखवाओ तो सही, पहले ये सॉल्व तो करवाओ कि क्या है। आ जाओ, पहले x माइनस वाई तो करवाओ। x माइनस वाई, ये हो गया 2/3, 2/3 माइनस 3/4। लघुत्तम आया 12, तो 12 आया तो 4, 4 दूनी 8 आया, माइनस 9 आया, माइनस का 1/12 आया। सही है गलत है, बोले हाँ जी सही है। फिर इस पे करनी है सॉरी -1 पावर, x माइनस वाई की पावर -1, -1 करने का मतलब पलट दो, पलटी मार दो 12/1। ये पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या अलग निकालनी है, वो है x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स। पहले x इनवर्स, x को पलटा मार दो 3/2, माइनस y को पलटा मार दो 4/3। लघुत्तम आया 6, 6 तो 3 3 9, -8।
ये आ गया 1/6 आ गया। फिर क्या करना है, दोनों के मध्य परिमेय संख्या, इसका नाम एक बार सरलता के लिए P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं। जब भी दो परिमेय संख्याएं आपके पास हो तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ का आधा हमेशा मध्य की संख्या ही होगा। दोनों के जोड़ का पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और उसका आधा। ऊपर लघुत्तम लिया, ये हो गया 6 72, 72 में से गया 71, -71, 6 दूनी 12, -71/12। तो यहाँ पे क्या होता है, दो संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय की मध्य संख्या भी परिमेय ही होती है, परिमेय होती है। दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए। अगर दो परिमेय संख्या आपको पता है और उनके बीच की संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, इससे आपको मध्य की परिमेय संख्या निकल जाएगी। ये सीटेट में 2016 का क्वेश्चन है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी संख्या इनके बीच में नहीं है। अब एक संख्या नहीं पूछ रहा, अब बीच में पूछ रहा है इनमें से कौन सी है नहीं है, ये बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं को लेवल अप कर लो। लेवल अप मतलब या तो आप ये काम कर सकते हैं, यहां भाग देकर सॉल्व कर लीजिए, इनको भी भाग दे देकर सॉल्व कर लीजिए, फिर देख लीजिए बीच में आ रहा है नहीं आ रहा। एक तरीका तो नॉर्मल जो भाग वाला है अपना वो कर सकते हैं आप। एक तो जो आपका नॉर्मल भाग वाला है ना, वो तरीका अपना लीजिए। यहाँ इसमें जैसे भाग कर लिया 5/6 में, जो आए वो लिख लीजिए, इसमें भाग कर लीजिए, जो आए वो लिख लीजिए, फिर इनको भाग दे के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जब ये हो जाए तो फिर क्या करें, देखें कि इनके बीच में ये नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहा वो गलत है। दूसरा तरीका होता है कि इनको लेवल अप कर ले। लेवल अप का मतलब जिनका जो हर है वो समान कर ले। हर समान कैसे होगा, 6 और 8 का लघुत्तम कितना आता है, 6 और 8 का लघुत्तम, तो वो आएगा हमारा 24 आएगा। तो इसको तो 4 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -20/24 तथा ये हो गया 21/24। अब देख लो कौन सा इनके बीच में है और कौन सा नहीं है। लेवल अप करके देखा, 5/6 एक्चुअली कौन है, 5/6 कौन है, 4 से गुणा करो, ऊपर नीचे 4 से गुणा करोगे तो 20/24 है। और 20/24 जो है वो भैया मध्य में नहीं है, ओ ये प्लस का 5/6 है, सॉरी प्लस का 5/24 है, प्लस का 5/24 है, मतलब यहाँ सॉरी 21/24 से पहले कौन मिलेगा, 20/24 मिलेगा, मतलब ये तो है। फिर 11/12, इसको 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करते ही ऊपर नीचे ये आ जाएगा -22/24। -22/24 क्या इसमें होगा, बिल्कुल माइनस का 21 आएगा और फिर 22/24 आएगा, बिल्कुल ये भी बीच में है। और ये -17/24 तो 20 से पहले आएगा, 19, 18 ये बीच में नहीं आएगा। बीच में नहीं आएगा तो भैया ना 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 वो माइनस वाले हैं ये। अच्छा बड़ा गेम खेल गए यार तुम लोग तो, चलो लोग तो गेम खेल गए यार, तुम तो माइनस वाले हो। माइनस वालों में क्या होता है, उल्टा। हाँ ये माइनस वाले उल्टे चलते हैं, ये सीधे वाले लोग ही नहीं है, ये तो उल्टे वाले लोग हैं। उल्टे वाले लोग कौन से, पहले मैं लिख देता हूँ भाई, ये उल्टे वाले लोग। माइनस पीछे चलता है, -5 से पीछे कौन आएगा, -4, -3, ये माइनस वाले हैं, ये उल्टे पैरों वाले है ना, भूत है ये भूत है बेटा, मैं भूल गया था भूतों को, ये भूत हैं और भूतों को भूतों के हिसाब से ट्रीट करते हैं और इंसानों को इंसानों के हिसाब से, तो ये भूत हैं ना। 1/24, हाँ ये जो प्लस वाले हैं ये सीधे चलेंगे, 1/24, 2/24, 3/24 एंड डैश 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 लास्ट में 21/24। थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 2, ये हो गया माइनस का 22/24। अब ये देखिए छोटी छोटी गलतियां जो है ना वो होने की पूरी संभावना रहती है। -22/24 नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी ये ऑप्शन गलत है, यही है वो गलत संख्या। -17/24 मिलेगा। -3/4, इसको 6 से गुणा कर लीजिए, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी -18/24 और -18/24 ये रही है। तो ये सब तो होंगी बीच में, ये नहीं होंगी, ठीक है। चलो ये रहा हमारा A, B और C, इनमें से कौन सा सत्य है। तो भैया इन दो भिन्न में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 11/13 और 15/17 दोनों
में 2 का डिफरेंस है, दोनों में 2 का डिफरेंस होने की वजह से मुझे पता 15/17 बड़ा है, 11/13 छोटा है। तो 15/17 बड़ा वाला है और 15/17 13/14 ये बराबर, ये कहाँ से आ गया 13/14 13/14, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रही है, वरना 13/14 13/14 कौन लिखता, ये तो गलत है। और ये वैसे गलत है, 15/17 बड़ा होगा और 11/13 छोटा होगा। तो बात खत्म। अब आ जाते हैं इनका किसी का कंपैरिजन कर लेते हैं। अब इतना तो पता हो गया कि 11/13 से 15/17 बड़ा है। अब ये देखना है कि ये 13/14 है, ये किधर है, इधर है उधर है किधर है। आ जाओ इसी के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अभी इसी से गुणा करके देख लेते हैं। 14 × 11 13 × 13, 14 × 11 हो जाएगा 11 चौके 44, 4 154, ये हो जाएगा 169। तो ये बड़ा है ये छोटा, तो 13/14 जो है वो बड़ा है। बड़ा है तो 11/13 पहले आएगा और उसके बाद में 13/14 आएगा। लेकिन फिर फंसा दिया कि 13/14 इससे तो बड़ा है, लेकिन कहीं 15/17 से तो बड़ा नहीं है। भैया 15/17 से और ट्राई करो, आ जाओ भाई मैदान में आओ। 15/17 और 13/14 चेक कराओ भैया, तुम दोनों में से कौन बड़ा है। क्रॉस गुणा करेंगे, 15 × 14 17 × 13, ये हो जाएगा 225, 225 - 15 210, और ये हो जाएगा 17 91 9 17 और 9 26 261। तो ये बटा है 13/14, इससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब 11/13 है, 11/13 से बड़ा 15/17 है, और 15/17 से भी बड़ा ये 13/14 है। देखो ये एक नंबर गड़बड़ा देता है। पहले भी ऐसा सवाल आया है, ये सवाल बहुत पसंद है, 2021 में भी यही चल रहा है। एक नंबर अटपटा डाल के वो पूरा खेल बिगाड़ रहा है और उसके लिए निकालना पड़ता है। ये पहले वाला आंसर ए जो है वो हमारा सही आंसर हो गया। अच्छे सवाल है, सवाल अच्छे, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर पूरा हो गया। तो ये इतने सवाल थे, ये थ्योरी थी, ये भिन्न वाला कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कई बच्चे जैसे पूछते हैं सर किताब क्या पढ़े, कोई भी किताब ले आओ यार, मार्केट में ढेर सारी किताब पड़ी है, कोई भी किताब लाके, और किताबें ना लाओ पुराने पेपर ले आओ, पुराने पेपर सॉल्व कर लो, है ना। ये सवाल आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ये जो बेसिक सवाल हैं, कोई भी जो एग्जाम चलते हैं, जैसे वर्क 2 का एग्जाम पे एमपी, वहां से ले लीजिए, उसमें एमपी वर्क 2 के नाम से कोई किताब है वो सर्च कर लीजिए। रिट जो चलता है, रिट में 3rd ग्रेड की किताब है वो ले लीजिए, उनमें यही है। सीटेट में ले लीजिए, सीटेट की कोई किताब उठा लीजिए, उसमें भी यही मिलेगा। तो सबका सिलेबस यही है। तो ये चीजें, ये जो सवाल है ना, ये आपको किसी भी जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, जहां भी हो रहा है एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहां पे आपको ये सवाल, ये सिलेबस है, ये मिल जाएगा, उसके सवाल मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारी प्रैक्टिस शीट है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं जो सवाल आपसे करवाऊंगा वो भी होंगे। और हाँ, आप चाहते हैं कि सर थ्योरी करवा रहे हो, उस समय हम करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी किताब से कर सकते हैं, वरना वेट करिए, मेरी प्रैक्टिस शीट से सॉल्व करिए, बेहतर होगा। फिर जब मैं सॉल्व कराऊं मेरे साथ मिलकर सॉल्व करिएगा, वरना इतने दिन आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।